Hey guys, welcome back to my channel Bust the Burden. My name is Chanchal and in today's class we are going to continue our previous chapter The Cold War Era of Class 12th Contemporary World Politics. तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि किस तरह से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की शुरुआत हुई, यानी कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था क्या और कोल्ड वॉर एरा क्या था, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर्स बनी। अब मैंने आपको थोड़ा सा इमरजेंसी ऑफ टू पावर ब्लॉक्स के बारे में भी बताया था। मैंने बताया था आपको कि जो यूएसए और यूएसएसआर इन दोनों के साथ कुछ कंट्रीज मिली हुई थी। जो यूएसए के साथ जिन कंट्रीज ने अलायंस बनाई थी, इनके अलायंस सिस्टम को हम बोलते हैं वेस्टर्न अलायंस। ये थोड़ा सा पिछली बार का रिकैप है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा आगे भी कर सकते हो अगर आपने पिछला पढ़ा हो। और यूएसएसआर लेड अलायंस को हम बोलते हैं ईस्टर्न अलायंस। अब कुछ कंट्रीज थी जो यूएसए को सपोर्ट कर रही थी, अब कुछ कंट्रीज थी जो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही थी। तो कारण क्या था कि ये छोटी छोटी कंट्रीज इन दो बड़ी कंट्रीज को सपोर्ट कर रही थी। और क्या कारण था कि इतनी बड़ी कंट्रीज को इन छोटी छोटी कंट्रीज की जरूरत थी। तो कारण ये था कि जो छोटी कंट्रीज थी उनको जरूरत थी प्रोटेक्शन के लिए, वेपन्स के लिए, मिलिट्री के लिए, सपोर्ट के लिए, सपोर्ट यूएन में सपोर्ट के लिए और मार्केट के लिए। अब मार्केट के लिए कैसे? क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर जो है वो इन कंट्रीज में अपने एमएनसीज को सेटअप करती हैं और वहां पे जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इसी तरह से यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर्स होने के बावजूद भी इन्हें छोटी छोटी कंट्रीज का सपोर्ट इसलिए चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक तो उनको लोकेशन के लिए चाहिए था कि वहां पे उनको लॉन्चिंग पैड्स उनको मिल सके जहां से वो अपने मिसाइल्स को लॉन्च कर सके। दूसरा, एक स्पाई की तरह, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा वाइड है, तो इनको स्पाई चाहिए होते थे कि जहां से एक दूसरे पे नजर रख सके। तीसरा कारण था वाइटल रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि जो छोटी छोटी कंट्रीज थी ना, यहाँ पे जो रिसोर्सेज थे, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, उनको उन चीजों की जरूरत थी इन कंट्रीज को। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कि क्यों ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट ये क्यों थी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि यूएसए ने अपनी एक अलायंस बनाई थी अप्रैल 1949 में। अप्रैल 1949 में यूएसए ने एक अलायंस बनाई जिसका नाम था नाटो। अब ये नाटो क्या है भाई? नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है? नाटो जो है, जो यूरोप की 12 कंट्रीज हैं, यानी कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, इनकी जो 12 कंट्रीज हैं उनकी एक अलाइनमेंट है, उनकी एक एसोसिएशन है जो कि ये कहती है, जिनका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हमारा मतलब था कि हमारे ऊपर किसी ने भी अटैक किया, हम 12 कंट्रीज में से किसी के ऊपर भी अगर अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि ये अटैक इन सभी कंट्रीज पे हुआ है और इन सभी जो कंट्रीज हैं ये सब कंट्रीज मिलके इसका बदला लेंगी। और क्योंकि अगर कोई अटैक होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, तो ये जो कंट्रीज थी ये एक दूसरे की हेल्प भी करेंगी। अब यूएसएसआर को ये चीज पसंद नहीं है। यूएसएसआर ने बोला कि नाटो क्यों बना? अब भाई मेरे को भी अब नाटो बना है तो मेरे को भी कुछ ना कुछ अपनी एक अलायंस बनानी पड़ेगी। तो यूएसएसआर ने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, तो यूएसएसआर ने क्या बनाया? वॉर्सो पैक्ट की फॉर्मेशन की। इसका जो मेन मकसद था वो था कि नाटो फोर्सेस जो है, जो यूरोप में प्रेजेंट है, उनको काउंटर करना, इसका मेन मकसद था। ठीक है, इसी तरह से कुछ और अलायंस जो थी वो यूएसए ने बनाई थी, जो एक था उसमें से सियाटो, ये बनाया था। जैसे ये हमारा वर्ल्ड मैप है, मान लो ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, तो इसका जो ये ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट, ये साउथ ईस्ट पार्ट
साउथ ईस्ट और ये वेस्टर्न। इन तीनों यहाँ पे जो कंट्रीज प्रेजेंट थी, इन तीनों की एक एसोसिएशन बनाई थी सियाटो, साउथ ईस्ट अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और एक इसने बनाया था सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने ये कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, नाटो, सेंटो, सियाटो, ठीक है। ये सब इसकी या इसको एक नाम और दे देता है वेस्टर्न अलायंस। तो ये की सारी अलायंस की थी, ये अलायंस थी यूएसए की अलायंस, ठीक है। और जो वार्सो पैक्ट था वो बनाया गया था 1955 में। कब बनाया गया था? 1955, यानी कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सियाटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर की। तो अब करते हैं एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर। अब ये जो वर्ड मैंने बोला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसे एरियाज जहां पे कोल्ड वॉर का थ्रेट हो या फिर कोई ऐसे क्राइसिस हुए हो, ठीक है। यानी कि वहां पे कोई वॉर हुई हो या फिर वहां पे ऐसे कोई सिचुएशन बनी हो कि वॉर हो सकती है, वो उसे हम कहते हैं एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। अब क्या हुआ कि हमारी देखो, कोल्ड वॉर ने हालांकि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से हमें रोक दिया, है ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड में कहीं शूटिंग वॉर हुई ही ना हो। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी जिसमें कोल्ड वॉर के इन्फ्लुएंस में जहां पे लड़ाइयां हुई हैं, जिसमें से एक वॉर जो है वो है कोरिया वॉर, ठीक है। ये दूसरी है बर्लिन वॉर, और थर्ड वन है कॉन्गो वॉर, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी वॉर हुई हैं, जैसे वियतनाम वॉर, अफगानिस्तान वॉर। पर ये जो तीन मेन है ना, ये बहुत, क्योंकि यहाँ पे जो वॉर हुई थी ना वो बहुत ही बड़े स्केल पे हुई थी, ठीक है ना। तो ये तीन बेसिकली मेन है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं कि क्या था कि कोल्ड वॉर के दौरान क्या कोई ऐसी कंट्रीज थी जो इस कोल्ड वॉर को खत्म करने की कोशिश कर रही थी या कम करने की कोशिश कर रही थी? हाँ, बहुत ऐसी कंट्रीज थी जो कोल्ड वॉर को खत्म करने की या उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। वो कौन सी थी? वो थी नाम कंट्रीज। अब मैंने आप लोगों को बताया था नाम के बारे में। अब ये नाम क्या है? नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसके जो मेंबर्स थे वो 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने नाम की नींव रखी थी या फिर नाम की स्थापना की थी। 5 फाउंडिंग मेंबर्स। अब ये कौन कौन से थे? ये थे हमारे पहले इंडिया, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, इजिप्ट एंड घाना। नाम के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। अब जो इंडिया के जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने मीडिएटिंग रोल प्ले किया था कोल्ड वॉर को खत्म करने में। जैसे कोरिया वॉर जब हुई थी तो जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने मीडिएटिंग रोल प्ले किया था, यानी कि जो कोल्ड वॉर थी इसमें जो अलायंस सिस्टम था उसके बाहर भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि कोल्ड वॉर को एंड करने की कोशिश कर रही थी या उसको लिमिट करने की कोशिश कर रही थी। इसी तरह से जब जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने भी क्या किया था, या यूएन सेक्रेटरी काउंसिल, इन्होंने भी मीडिएटिंग रोल प्ले किया था कॉन्गो वॉर के दौरान, ठीक है। तो ये था हमारे एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर। लेकिन क्या हुआ ना, देखो कोल्ड वॉर में हमने पढ़ा था कि कोल्ड वॉर ने थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से बचा लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं शूटिंग वॉर हुई नहीं या कोल्ड वॉर की वजह से राइवलरीज खत्म हुई, ऐसा तो नहीं हुआ कुछ भी। फिर भी राइवलरीज तो बनी रही। अब वही लड़ाई किस बात पे होती थी? लड़ाई होती थी कि कई बार क्या होता था कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी दोनों के बीच में। ऐसा लगता था कि भाई ये मेरे पे अटैक करने वाली है, जैसे कि हमारे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हुआ था, क्योंकि यूएसएसआर को लगा था कि जो क्यूबा है उस पे कभी यूएसए इन्वेड ना कर दे। कई बार वो एक दूसरे के आर्म्स को, वेपन्स को मिसकैलकुलेट कर लेते हैं। हो सकता है भाई, देखो
होने तो कोई नहीं डाल सकता। हो सकता है कि भाई जो कहीं पे भी बाय चांस न्यूक्लियर वेपन लॉन्च हो जाए कोई भी, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इनके बीच में लड़ाई कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हो जाती थी। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज जो है, इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि विद इन अ डिकेड यूएसए और यूएसएसआर ने 3 इम्पोर्टेंट ट्रीटीज एक दूसरे के साथ साइन की थी 1960s के दौरान। अब इनमें से जो पहली ट्रीटी थी वो कौन सी थी? वो थी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। सेकेंड थी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, इसको मिटा देती हूँ। और जो थर्ड थी वो थी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ठीक है, तो ये जो ट्रीटीज थी ये साइन की गई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में विद इन अ डिकेड, यानी कि ये 1960s की बात है। ये क्यों किया गया था? ताकि जो दोनों कंट्रीज हैं वो क्या करें, वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स की जो प्रोडक्शन है उन्हें लिमिट करे। आर्म कंट्रोल को लेके मेनली ये ट्रीटीज जो थी वो की गई थी। ये था, सिर्फ इतना से ही था रेनास ऑफ कोल्ड वॉर में, आपकी बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो यही थे जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। तो आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम बोल रहे चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी। पहले इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है बाइपोलैरिटी? इसका मतलब है जब वर्ल्ड में 2 सुपर पावर्स होती हैं, यानी कि वर्ल्ड में इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इन सभी एस्पेक्ट्स में 2 स्टेट्स होती हैं वो सुपर पावर्स होती हैं, 2 कंट्रीज होती हैं वो सुपर पावर होती हैं। यानी कि यहाँ हम बात कर रहे हैं किनके? यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए और यूएसएसआर को चैलेंज, ऐसे कौन सी कंट्री है जो भाई यूएसए और यूएसएसआर पे भी भारी पड़ गई? ये कोई सिंगल कंट्री नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इन कंट्रीज का। अब ये कौन है? ये है नाम, जो अभी हम बात कर रहे थे जिसके बारे में। जो नाम है, मैंने आपको बताया कि 5 फाउंडर मेंबर्स थे नाम के। इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और यूगोस्लाविया जोसेफ ब्रोज टिटो, इजिप्ट गमल अब्देल नसीर, इंडोनेशिया इंग्लिश सुकर्नो, और घाना के ख्वामे नक्रूमा। ये जो थे ये 5 फाउंडर मेंबर्स थे, इनके नाम लिख देती हूँ। इंडिया के जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, इजिप्ट के गमल अब्देल नसीर, इंडोनेशिया सुकर्नो, और घाना ख्वामे नक्रूमा। अब क्या हुआ कि वर्ल्ड ने, जब कोल्ड वॉर थी उस टाइम पे वर्ल्ड जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक तो यूएसए एंड इट्स अलायंस,
यूएसएसआर एंड इट्स अलायंस। इसलिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड यूएसए लेड अलायंस, सेकेंड वर्ल्ड यूएसएसआर लेड अलायंस, ठीक है। और जो थर्ड वर्ल्ड है वो कौन है? नाम के जो ये 5 फाउंडर मेंबर्स थे ये। पर क्या हुआ कि जब नाम शुरुआत में बनी थी ना, उसका जो मेन पर्पस था वो डिफाइंड नहीं था, और ये जो थी वो होमोजेनियस थी। इसमें मेनली जो थी, इसने जो कंट्रीज थे, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, उनको एक ऑप्शन दिया था कि आप ना ही यूएसए के साथ मिलो, ना ही यूएसएसआर के साथ मिलो, आप इंडिपेंडेंट रहो। उसने कहा कि जो न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज हैं, जो कि थी लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, ये पार्ट जो था, जो ब्रिटेन और मेनली ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर आता था, ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर जो मेनली आता था, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। यहाँ की जो कंट्रीज थी वो अभी अभी न्यूली डिकोलोनाइज हुई थी, कोई 1949 में, कोई 1950, कोई 1947। तो इन्होंने इन कंट्रीज को कहा कि भाई आप ना ही यूएसए के साथ मिलो और ना ही आप यूएसएसआर के साथ मिलो। इसने कहा कि भाई हम अपनी एक अलायंस बनाएंगे, हम अपने आप को खुद को सपोर्ट करेंगे, हमारे ऊपर किसी दूसरी कंट्री का कंट्रोल नहीं होगा। क्यों हमारे ऊपर तीसरी कंट्री का कंट्रोल हो? क्यों भाई, हम तो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं, हमने तो अभी अभी इंडिपेंडेंस देखी, और तुम अभी हमसे हमारी इंडिपेंडेंस ले लो, हम पे कंट्रोल करने लग जाओ, ठीक है ना। तो अब नाम के बारे में पहले हम फीचर्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि क्या चैलेंजेस थे बाइपोलैरिटी के ऊपर। अब पहले बात करते हैं नाम के जो फीचर्स है। फीचर्स की बात करते हैं। नाम की फॉर्मेशन कब हुई थी? नाम की जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 1961 में, और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी बलग्रेड में, ठीक है। और फिर जो इसका लेटेस्ट समिट हुआ था, यानी कि जो फर्स्ट समिट हुआ था वो था बलग्रेड में, जिसपे 25 मेंबर स्टेट्स थे। और इसका जो लेटेस्ट समिट हुआ था वो था हवाना में, ठीक है, जिसमें 116 स्टेट्स थे और 15 स्टेट ऑब्जर्वर्स थे। यानी कि देखो किस तरह से जो नाम है वो एक पॉपुलर मूवमेंट बनता जा रहा है। अब ये बहुत ही कम हेट्रोजीनियस रह गया है। यानी कि अब तो जो पहले फर्स्ट पॉइंट हुआ वो, यानी कि नाम के फाउंडर मेंबर्स कब कौन थे, नाम की फॉर्मेशन कब हुई, नाम का लेटेस्ट समिट कब हुआ, नाम ने वर्ल्ड को क्या ऑप्शन दिया, यानी कि न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज को उसने ऑप्शन दिया कि भाई आप इंडिपेंडेंट रहो, आपको कोई जरूरत नहीं है दूसरे अलायंस, इन दो अलायंसेस के साथ मिलने की, आप हमारे साथ मिलो आके, ठीक है। अब क्या चैलेंज थे बाइपोलैरिटी के ऊपर? सबसे पहला जो चैलेंज था ना वो ये था कि ये जो नाम कंट्रीज थी, इनके बीच में जो कोऑपरेशन थी ना वो बहुत ज्यादा थी। यानी कि जो पहला पॉइंट है वो था कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज ऑफ नाम। जो दूसरा बड़ा चैलेंज इनके पास था वो था कि जो कोल्ड वॉर था ना उसकी जो टेंशन थी और जो एरिया था वो बढ़ता ही जा रहा था। तो टेंशन एंड एरिया ऑफ कोल्ड वॉर वॉज इंक्रीजिंग। गाइज वीडियो हालांकि बड़ी हो जाती है लेकिन मैं साथ साथ इसलिए लिखती हूँ ताकि ना बोर ना हो आप लोग, क्योंकि अगर मैं बोर्ड पे लिख के पढ़ाऊंगी डायरेक्ट तो आप लोग थोड़ी देर में बोर होने लगोगे, लेकिन अगर मैं साथ साथ लिखूंगी तो आप एक पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहो साथ साथ, तो आपका एक मतलब आप बोर भी नहीं होगे इस चीज से। और जो थर्ड था वो क्या था कि जो अफ्रीका, जो एशियन कंट्रीज थी, इनकी जो नंबर था यूएन में वो बढ़ता जा रहा था, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी यूएन में वो बढ़ती जा रही थी। यानी कि रिप्रेजेंटेशन of newly decolonized was increasing in UN। ठीक है ना, यानी कि 16 नई डीकोलोनाइज कंट्रीज जो थी वो यूएन से अब जुड़ चुकी थी। अब यहाँ पे बात आती है कि नाम, अब यहाँ पे ना हम चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी तो ये हमने पढ़ लिए, अब इस वाले टॉपिक में मेनली नाम के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपके नाम के आपको फीचर्स बताए कि भी नाम के फीचर्स क्या हैं। अब बात करते हैं कि देखो हर किसी का ना किसी चीज को देखने का नजरिया अलग होता है।
अब कोई चीज जब नई बनती है, कोई नई चीज को स्टार्ट करता है, तो उसको बहुत ज्यादा उसको डीमोटिवेट किया जाता है कई बार कि नहीं ये तुम कर ही नहीं सकते, तुम तो ये गलत कर रहे हो, तुम ये सही, तुम्हें ये करना चाहिए। अब नाम को भी ना इसी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। वर्ल्ड जो था वो नाम को आइसोलेटेड और सेकेंड इसको कहा जाता था कि ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? देखो, नाम जो है ना वो आइसोलेटेड या न्यूट्रल नहीं था, क्योंकि आइसोलेटेड का मतलब होता है कि आप वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, आप वर्ल्ड से बिल्कुल दूर हो, वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बस ये है कि भाई मेरे को तो अपनी कंट्री से मतलब है, वर्ल्ड में चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे कितनी भी कंट्रीज लड़ती भिड़ती रहे, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ये होता है आइसोलेटेड का मतलब। ये जो पॉलिसी थी ये अमेरिका ने अपनाई थी जब वो इंडिपेंडेंट हुआ था, तब से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तब तक ये जो पॉलिसी थी ये अमेरिका ने अप्लाई की थी अपनी फॉरेन पॉलिसीज में। इंडिया ने नहीं, या इंडिया नाम की दूसरी कंट्रीज ने नहीं, बल्कि इंडिया जैसी कंट्रीज जो नाम की मेंबर्स हैं, उन्होंने तो वर्ल्ड जो कोल्ड वॉर है उसकी सिचुएशन को, उसकी जो टेंशन है, उसका जो एरिया जो बढ़ रहा था उसको कम करने की कोशिश की। इन्होंने तो वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं उनके बीच में मीडिएटिंग रोल प्ले किया था कि ताकि ये जो कोल्ड वॉर की सिचुएशन है ये कम हो। दूसरा पॉइंट आता है न्यूट्रल। इंडिया को और जो नाम की कंट्रीज हैं उन्हें न्यूट्रल भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये न्यूट्रल का मतलब होता है कि वर्ल्ड में चाहे कंट्रीज के बीच में वॉर हो रही है कि नहीं, भाई मैं तो न्यूट्रल हूँ, ना मैं इसके साथ हूँ ना मैं इसके साथ हूँ। ये होता है न्यूट्रल का मतलब कि आप जो है वो वॉर को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, तो लेकिन नाम जैसी कंट्रीज, ये प्रूफ है कि इंडिया ने कोरियन वॉर को खत्म करने के लिए मीडिएटिंग रोल प्ले किया था। तो ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो इंडिया या नाम की कंट्रीज को ये कहे कि तुम न्यूट्रल हो, तुम आइसोलेटेड रहते हो, तुम वर्ल्ड में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो। ठीक है ना, जबकि इंडिया और दूसरी कंट्रीज ने क्या था, पार्टिसिपेट भी किया था। न्यूट्रल का मतलब होता है कि आप जो लड़ाई होते रहे देश के बीच में, आपके नेबर जो है वो आपके दूसरे नेबर के साथ लड़ाई कर रहा है और बोले छोड़ो ना, हमें क्या मतलब, नहीं। लेकिन इंडिया और दूसरी कंट्रीज जो नाम किया उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये जो आइसोलेटेड और न्यूट्रल वर्ड्स यूज किए जाते हैं ये गलत वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि Does India follow the policy of being isolated and neutral from the world? तो इसका जो आंसर है ये 2 पॉइंट्स आएंगे कि नहीं, इंडिया आइसोलेटेड या न्यूट्रल नहीं थी। ठीक है, ये हमारा चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी में था, नाम के फीचर्स, नाम न्यूट्रल आइसोलेटेड है या नहीं, और दूसरा की जो 3 पॉइंट्स थे, कोऑपरेशन, सेकेंड की यूएन में जो पार्टिसिपेशन था वो बढ़ता जा रहा था और न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज का, और जो थर्ड पॉइंट था कि कोल्ड वॉर की टेंशन और एरिया इंक्रीज करते जा रहे थे डे बाय डे। तो अब बात करते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में। ये क्या चीज है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। जिसको हम न्यू के नाम से भी जानते हैं। अब पहले देखो हेडिंग का मतलब समझो कि क्या कह रही है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि अभी जो करंट इकोनॉमिक ऑर्डर चल रहा है उसमें नई रिफॉर्म्स लेकर आना। न्यू इंटरनेशनल यानी कि एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर सेटअप किया जाए वर्ल्ड वाइड। अब ये है क्या, देखो जब नाम की फॉर्मेशन हुई, इनमें कौन सी कंट्रीज थी? मेनली जो न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज थी, जो अभी अभी कॉलोनियल पावर के कंट्रोल से इंडिपेंडेंट हुई थी। अब इन कंट्रीज में कुछ बचा ही नहीं था बगैर पॉवर्टी के, यानी कि इस कंट्री में इतना ज्यादा कॉलोनियल पावर्स ने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, इतना यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ खत्म ही कर दिया था। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो इसका इंडिया है कि जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया में कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ पॉवर्टी थी पूरे इंडिया में। तो ऐसा ही केस दूसरी कंट्रीज के साथ भी था जो अभी अभी न्यूली डिकोलोनाइज हुई थी। तो इन कंट्रीज को डिनोट किया जाता था लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के नाम से, LDCs, लीस्ट
डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये बोलता कौन था इनको? जो डेवलप्ड कंट्रीज थी ना, इनको डेवलप्ड कंट्रीज जो थी इनको डिनोट करती थी किस नाम से? लीस्ट डेवलप कंट्रीज। कि भाई तुम तो बिल्कुल ही तुम्हारी कंट्री में तो बिल्कुल डेवलपमेंट है ही नहीं। अरे भाई डेवलपमेंट होगी कहाँ से जब हम पे इतने सालों से हम पे रूल किया जा रहा है? तो काय की डेवलपमेंट होगी? तो सिर्फ हमारे कंट्री को लूट के जाएंगे, लुटेरे ही तो थे वो लोग। ठीक है, तो इन कंट्रीज को लीस्ट डेवलप कंट्रीज के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज था नाम कंट्रीज के लिए, जो नाम की जो मेंबर कंट्रीज थी उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था अपनी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना ही क्यों सबसे बड़ा चैलेंज था? ठीक है, हमारा तो सब कुछ ही खराब था हर चीज में, सोशल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, हर चीज। देखो पैसे के बिना आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ये जो पैसा है ना, ये सबसे जरूरी चीज होती है किसी चीज की डेवलपमेंट करने की। रिसोर्सेज तो हमारे सारे खराब करके वो लोग जा चुके थे, हमारे आधे रिसोर्सेज को वो यूज कर चुके थे। अब जो हमारे पास बचा था उन रिसोर्सेज की मदद से इन कंट्रीज को अपनी क्या करनी थी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी थी। क्योंकि कोई भी कंट्री ट्रूली इंडिपेंडेंट नहीं मानी जा सकती कब तक? जब तक ये कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना कर ले। क्योंकि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो ये अपनी डेवलपमेंट करने के लिए बाहर से पैसा मंगवाएंगे। अब बाहर से पैसा मंगवाएंगे तो कोई कंट्री बिना शर्तों के तो पैसा देगी नहीं, खास कर डेवलप कंट्रीज। इन डेवलप कंट्रीज से तो मंगवाएंगे पैसा, तो ये भाई शर्तें रखेंगे कि भाई तुम हमें अपनी कंट्री में इतनी जो ट्रेड बैरियर्स हैं उन पे इतनी रिलैक्सेशंस दे दो। ठीक है, तुम हमारे लिए कुछ पॉलिसीज बनाओ कि भाई हम तुम्हारी कंट्री में आके अपनी एमएनसी सेट करें, तो वहां पे हमारे लिए जो लेबर लॉज हैं उनमें कुछ रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करो। तो धीरे धीरे क्या करेंगे? आपके कंट्री के ऊपर अपना पॉलिटिकल गेन इंक्रीज करने लगेंगे। ठीक है, अब पॉलिटिकल कंट्रोल करने लगेंगे आपके ऊपर इनडायरेक्टली। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान अमेरिका से कितना पैसा लेता है, अमेरिका जो कहता है ना वो पाकिस्तान को करना पड़ता है। और अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करते तो उसको पता ही है कि क्या क्या फिर उसको दांव पे रखना पड़ता है अपने। ठीक है, तो कोई भी कंट्री ट्रूली इंडिपेंडेंट जब तक नहीं हो सकती जब तक उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो जाए। अब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी कैसे? जब तक तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी। अब तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं, अभी टेक्नोलॉजी तुम्हें बाहर से परचेज करनी पड़ेगी। अब तुम बाहर से टेक्नोलॉजी परचेज करोगे तो बाहर की जो टेक्नोलॉजी है तो बहुत ही कॉस्टली है। अब बहुत ज्यादा कॉस्टली है तो भाई ये अपनी डेवलपमेंट कैसे करेंगे? अब इतना इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो इतने वो गुड्स नहीं बना पा रहे कि वो बाहर उसको सेल करे। तो यूएन ने सोचा कि जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है ट्रेड और डेवलपमेंट पे, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं UNCTD। ठीक है, तो इसने सोचा कि भाई मुझे कुछ रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे ताकि सब इक्वल तो देखो हो नहीं सकते वर्ल्ड में, लेकिन ये वो जरूर हो सकता है कि जो रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज उनके बीच का जो गैप है वो कम हो जाए। इन्होंने सोचा कि भाई मुझे ये गैप कम करना पड़ेगा, तभी ये जो लेस डेवलप कंट्रीज है वो अपनी डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो उसने एक रिपोर्ट इशू की 1972 में, उसने एक रिपोर्ट इशू की जिसका नाम था टुवर्ड्स अ ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। अब ये इसमें था क्या, ये है क्या? ठीक है, यानी कि हम एक तरह का नई ट्रेड पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। अभी मैंने बताया क्यों लेकर आ रहे हैं इन लेस डेवलप कंट्रीज के लिए, ताकि ये भी अपनी डेवलपमेंट कर सके और रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज का जो गैप है वो कम हो सके। अब इसमें क्या क्या वो रिफॉर्म्स लेकर आए? सबसे पहला रिफॉर्म वो लेकर आए कि जो वो था कि ये जो LDCs हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज, यहाँ इनके पास जो खुद के रिसोर्सेज है उन पे कंट्रोल सिर्फ इनका हो, यानी कि ऑन रिसोर्सेज पे इनका खुद का कंट्रोल हो। ठीक है ना, पहला पॉइंट तो ये था, क्योंकि अगर जब तक इनके रिसोर्सेज पे इनका कंट्रोल नहीं होगा तो ये किन की मदद से अपनी डेवलपमेंट करेंगे। दूसरा पॉइंट था कि जो ये वेस्टर्न मार्केट है ना, इसमें इन वेस्टर्न कंट्रीज में इन कंट्रीज को भी मौका मिले कि वो अपने गुड्स को यहाँ पे सेल कर सके और अपने लिए ट्रेड को बेनिफिशियल बना ले, ताकि जो पुअरर कंट्रीज है उनकी डेवलपमेंट हो सके। यानी कि प्रोवाइड
एंट्री टू वेस्टर्न मार्केट, यानी कि जो वेस्टर्न मार्केट है इनमें इनको भी एंट्री मिल जाए ताकि इनके लिए क्या हो, ट्रेड जो है वो बेनिफिशियल हो। और अगर ट्रेड बेनिफिशियल होगा तो इनके पास कंट्री में पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो ये डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, अपने आप की डेवलपमेंट करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि कॉस्ट ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो है, परचेजिंग कॉस्ट, जो परचेजिंग कॉस्ट है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को परचेज करने के लिए वो क्या हो, वो कम की जाए ताकि इन कंट्रीज को अपनी डेवलपमेंट करने में मदद हो। यानी कि जो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे थे ना वो मेनली था कि इनको पैसा मिले, इनके लिए ट्रेड बेनिफिशियल हो और उससे ये अपनी डेवलपमेंट कर सके। और जो चौथा जो पॉइंट है, जो फोर्थ रिफॉर्म ये लोग लेकर आए थे वो प्रोवाइड एलडीसीज ग्रेटर रोल in international economic institutions। तो ये सारे रिफॉर्म्स जो थे वो लेकर आए थे किसने, ताकि इन कंट्रीज की डेवलपमेंट हो। अब नाम ने भी इसमें बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। अब देखो यहाँ पे मान लो अगर टीचर, अब तुम्हारी क्लास में ना 2 ग्रुप बने हुए हैं, अगर टीचर किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करने लग जाए तो दूसरे ग्रुप को भी पसंद नहीं आएगा, क्यों इसको सपोर्ट कर रही हैं, और वो पूरी कोशिश करेगा कि इनकी बात मानी ना जाए। यही चीज हो रही थी यहाँ पे। जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी इनके लिए जब रिफॉर्म्स लेकर आए तो यूएन, तो अब ये चीज यूएसए और यूएसएसआर को पसंद नहीं आई, डेवलप कंट्रीज को पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि पसंद इसलिए नहीं आई कि वो भी फिर डेवलपमेंट करेंगी, ये जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं, और ये डेवलपमेंट करेंगी तो फिर एक टाइम आ सकता है कि ये इन कंट्रीज को भी टक्कर देने लग जाए। तो ये कैसे पसंद करेंगे कि इनके सेम पोजीशन पे कोई आके बैठ जाए, ये नहीं पसंद करेंगे इस चीज को। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ये रिफॉर्म्स थे इनका इन्होंने सिर्फ अपोजिशन किया। इन्होंने कहा कि नहीं, हम इन रिफॉर्म्स को नहीं मानते, अगर वो अपनी डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वैसे ही करे, इनको हमें हमारा सपोर्ट इनको नहीं मिलेगा। वही नाम इतनी स्ट्रगल कर रहा था कि ये रिफॉर्म्स लेकर आए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन इससे एक चीज हुई कि जो नाम था वो और ये इकोनॉमिक इश्यूज पे अब आवाज उठाने लगा था, क्योंकि जब नाम की जो पहली मीटिंग हुई थी बेलग्रेड में, उसमें इन इकोनॉमिक इश्यूज पे बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं हुई थी, बिल्कुल भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट में नाम इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन ये रिफॉर्म्स के बाद इकोनॉमिक इश्यूज पे नाम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा, इसलिए बहुत अलग अलग कंट्रीज जिनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, जो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, वो कंट्रीज जो थी वो अब नाम को ज्वाइन करने लगी। यानी कि अब नाम धीरे धीरे एक पॉपुलर मूवमेंट में निखरता जा रहा था। लेकिन 1980s तक ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आना चाहते थे, ये नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि देखो पावरफुल कंट्रीज थी, उनका सिर्फ अपोजिशन था, और उनकी मर्जी के बिना तो देखो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि यूएन में बहुत ज्यादा उस टाइम पे इन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस था, इसलिए। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला टॉपिक। अब हम बात करेंगे इंडिया एंड कोल्ड वॉर। अब इंडिया एंड कोल्ड वॉर को पढ़ने के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है ये इंडिया और कोल्ड वॉर। इंडिया, तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे इंडिया और कोल्ड वॉर के बीच के रिलेशन के बारे में। अब हम सबको पता है कि इंडिया जो है वो नाम का एक इम्पोर्टेंट लीडर है, एक फाउंडर मेंबर है। तो जो इंडिया का जो रिस्पॉन्स था कोल्ड वॉर को लेके वो 2-folded था। 2-folded कैसे था? रिस्पॉन्स टूवर्ड्स कोल्ड वॉर। एक तरफ तो इंडिया पूरी कोशिश करता था कि वो कोल्ड वॉर से दूर रहे, वहां पे जो ये जो अलायंसेस हैं इनसे दूर रहे, यानी कि स्टे अवे फ्रॉम
टू अलायंस सिस्टम। दूसरा, इंडिया जो था ना वो न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज थी, उनको भी कहता था कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं अलायंस सिस्टम में मिलने की, तो तुम क्यों जा रहे हो अलायंस सिस्टम में, जब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अभी अभी न्यूली डिकोलोनाइज हुए हो और तुम्हें अपनी कंट्री की डेवलपमेंट करनी चाहिए, ना कि इन वॉर में जाके घुसो। तो ये उन कंट्रीज के अगेंस्ट आवाज उठाता था जो न्यूली डिकोलोनाइज हुई हैं और वो इन दो अलायंसेस को ज्वाइन कर रही हैं, यानी कि रेज्ड voice against countries, the voice against newly decolonized countries who were joining two alliances, who were joining these alliances, ठीक है ना। इन कंट्रीज के अगेंस्ट भी आवाज उठाता था। अब जो इंडिया है वो ये कहता है कि जो इंडिया की जो पॉलिसी है ना वो ना ही नेगेटिव है ना ही वो पैसिव है, यानी कि ना ही इंडिया, ऐसा नहीं है कि इंडिया वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया इन अलायंस के साथ मिला हुआ है। इंडिया जो है वो भी वॉर को इनिशिएट कर रहा है, वॉर की प्रमोट कर रहा है एक तरह से वो वॉर को, ठीक है। तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो ना ही नेगेटिव है और ना ही पैसिव है। दूसरी चीज कि जो इंडिया है, जो बहुत वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज इंडिया को कहती थी कि इंडिया जो है ये फ्लीइंग अवे पॉलिसीज की है। अभी फ्लीइंग अवे पॉलिसी क्या होता है, पहला पॉइंट जो था इंडिया की पॉलिसी का कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो ना ही नेगेटिव है और ना ही पैसिव है, ठीक है। नेगेटिव और पैसिव का मतलब समझ में आया। अब दूसरा ये कहता है कि इंडिया जो है ना, इंडिया की जो पॉलिसी है वो फ्लीइंग अवे पॉलिसी नहीं है। फ्लीइंग अवे पॉलिसी का मतलब है कि तुम किसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो, बजाय उसके लड़ने के तुम अपने हथियार डाल देते हो, तुम कह रहे हो कि भाई मेरे को पार्टिसिपेट ही नहीं करना। तो बहुत सारी कंट्रीज इंडिया को कहती थी कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो फ्लीइंग अवे पॉलिसी है। इंडिया जो है वो अपने आप को इन वॉर से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन इंडिया ये कहता है कि ऐसा नहीं है। इंडिया वर्ल्ड अफेयर्स में बढ़ चढ़कर पार्ट लेता है। इंडिया जो कोल्ड वॉर राइवलरीज है उनको लिमिट करने की, उनको स्टॉप करने की कोशिश करता है। उनके बीच में जो डिफरेंस है, वाई डिफरेंस, उसको कम करने की कोशिश करता है। इंडिया का मानना ये है। इंडियन डिप्लोमैट्स और बहुत सारे लीडर्स ने मीडिएटिंग रोल भी प्ले किया है इन कोल्ड वॉर राइवलरीज को खत्म करने के लिए, इनके बीच में जो वॉर है उसको स्टॉप करने के लिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो कोरिया वॉर है, जो 1950s के दौरान हुई थी और इंडिया ने वहां पे मीडिएटिंग रोल प्ले किया था। तो यानी कि फ्लीइंग अवे पॉलिसी में आ जाएगा कि भाई इंडिया जो है वो वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट करता है। इंडिया वर्ल्ड अफेयर्स से भागने की कोशिश नहीं करता। ये नहीं है कि इंडिया वॉर में मतलब वॉर को स्टॉप करने की कोशिश नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। दूसरा ये इंडियन डिप्लोमेट्स वाला पॉइंट, एंड लीडर्स, इस पॉइंट में आ जाएगा कि इंडियन डिप्लोमेट्स और लीडर्स ने क्या किया था, मीडिएटिंग रोल प्ले किया था। मीडिएटिंग रोल प्ले किया था कोल्ड वॉर राइवलरीज या वॉर को स्टॉप करने के लिए। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है कोरिया वॉर, जहां पे इंडिया मीडिएटर बना था, ठीक है ना, जो 1950s के टाइम पे हुई थी। अब इंडिया ना हर कोशिश कर रहा था कि वो कोल्ड वॉर राइवलरीज को खत्म करे, इस कोल्ड वॉर के era को वो खत्म करे या इसको लिमिट करे। अब इसके लिए इंडिया ने ऐसी बहुत सारी कंट्रीज जिन्होंने इन अलायंसेस को ज्वाइन नहीं कर रखा था, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड, उन सबको ढूंढ के वो उन सबको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था कि तुम आओ हमारे साथ मिलो, इस कोल्ड वॉर के अगेंस्ट हम एक लड़ाई करते हैं कि ये कोल्ड वॉर खत्म की जाए, इस कोल्ड वॉर को रिड्यूस किया जाए। यानी कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी जो छोटी छोटी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस थी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, जिन्होंने इन दोनों अलायंसेस में से किसी को भी ज्वाइन नहीं कर रखा था,
इन दोनों अलायंसेस में से किसी को भी ज्वाइन नहीं कर रखा था, उन अलायंसेस को इंडिया ने अपने साथ मिलाने की कोशिश की, नाम में मिलाने की कोशिश की। उसने बोला इनको एक्टिवेट करने की कोशिश की, इनको बोला कि तुम आओ हमारे साथ मिलो, इस कोल्ड वॉर से किसी का फायदा नहीं होना, इस कोल्ड वॉर को रिड्यूस करने की हम कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ना ये कहा जाता है कि नाम में इंडिया का जो रोल है ना, वो इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता, यानी कि इससे ना इंडिया के नेशनल खुद का इंटरेस्ट कोई सर्व नहीं हो रहा, ठीक है ना, ये वर्ल्ड कहता है। लेकिन इंडिया ने इसको भी खारिज कर दिया। इंडिया ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, नाम जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम लोग जो है वो अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करें। कैसे, वो अब बताती हूँ। यानी कि इसमें हमने पढ़ा कि इंडिया की जो एक तो टू फोल्ड रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स कोल्ड वॉर, फिर हमने पढ़ा कि इंडिया की जो पॉलिसीज है कि नेगेटिव भी नहीं है, पैसिव भी नहीं है, फ्लीइंग अवे पॉलिसी नहीं है, मीडिएटिंग रोल प्ले करते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हमें देखते हैं कि किस तरह से नाम इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को डायरेक्टली प्रमोट करता है, डायरेक्टली सपोर्ट करता है। इंडिया कहता है कि जो नाम है वो हमें अलाउ करता है कि हम इंटरनेशनल डिसीजंस खुद ले, हम इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट करें, ना ही हम ये जो अलायंसेस हैं इन पे हमारा कोई भी कंट्रोल ना हो, यानी कि इंडिपेंडेंटली इंडिया ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। या आपकी बुक में 2 पॉइंट्स जो है, मैं बुकिश लैंग्वेज में लिख रही ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कि इंडिया ना ही यूएसए के दबाव में है, ना यूएसएसआर, ना ही उनकी अलायंस, यानी कि इंडिया खुद के डिसीजंस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिपेंडेंटली लेता है। दूसरा पॉइंट, इंडिया जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में बैलेंस बना के रखता है, दोनों अलायंसेस के बीच में बैलेंस बना के रखता है। देखो, आपकी लाइफ में हर चीज में बैलेंस जरूरी है। आप कहीं वजह से ये बैलेंस है, ठीक है, अगर आप इस तरफ ज्यादा हो गए तो ये झुक जाएगा, और इस तरफ ज्यादा हो गए तो ये झुक जाएगा, यानी कि आपको एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है कि किसी चीज की लिमिटेशन भी नहीं होनी चाहिए और किसी चीज का एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस फॉर एवरीथिंग। मेरा पेन गिर गया। तो बैलेंस बिटवीन टू अलायंस सिस्टम, इन दोनों के बीच में क्या बना के रखता है, ये एक बैलेंस बना के रखता है। अब इसको इसका फायदा क्या मिलेगा कि कोई भी कंट्री इसको, इन दो अलायंस सिस्टम में कोई भी कंट्री इसको अपने अंडर प्रेशराइज नहीं कर सकती। इसको ये नहीं कह सकती कि अगर तुमने हमारा सपोर्ट नहीं किया तो हम तुम्हारे अगेंस्ट वॉर कर देंगे। ऐसा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मान लो अगर यूएसए ने बोला कि इंडिया तुमने अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे अगेंस्ट वॉर कर दूंगा, तो इंडिया क्या करेगा, उसको डर बना रहेगा यूएसए को कि इंडिया कभी यूएसएसआर के साथ ना मिल जाए। यही डर यूएसएसआर को भी बना रहेगा कि कभी इंडिया जो है वो यूएसए के साथ ना मिल जाए। तो इसलिए जो है इसलिए जो इंडिया है वो नाम की मदद से इन दो अलायंस सिस्टम के बीच में बैलेंस बना के रखता है। इनको ये दोनों अलायंस सिस्टम, ये दोनों पावरफुल कंट्रीज या इनके अलायंसेस इंडिया को डोमिनेट नहीं कर सकते, इंडिया को प्रेशराइज नहीं कर सकते। इंडिया का कोई भी डिसीजन इनके प्रेशराइजेशन के अंडर या इनके प्रेशराइज करने की वजह से नहीं लिया जाता है। इंडिया हर डिसीजन इंडिपेंडेंटली ही लेता है, ठीक है। इसलिए यानी कि ये 2 पॉइंट्स जस्टिफाई करते हैं कि इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट, रियल इंटरेस्ट सर्व करता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ल्ड, देखो कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं इंडिया के बारे में, यहाँ पे दूसरी चीज यानी कि मैंने यहाँ सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया। तो अब आगे देखते हैं कि इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया जो है वो अनप्रिंसिपल्ड है, इंडिया जो है वो इनकंसिस्टेंट है। इंडिया के लिए 2 वर्ड यूज किए जाते हैं, एक तो है अनप्रिंसिपल्ड और दूसरा वर्ड जो यूज किया जाता है वो है इनकंसिस्टेंट। पहले तो देखो अनप्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जो अपने प्रिंसिपल्स पर टिका नहीं रहता है, जिसके प्रिंसिपल्स नहीं होते। यानी कि वर्ल्ड कहता है कि इंडिया जो है वो अनप्रिंसिपल्ड है, इंडिया वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता।
मतलब बार बार एक बात रिपीट हो रही है कि वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, और हम हर बार ही प्रूव कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो अनप्रिंसिपल नहीं है, इंडिया आइसोलेटेड पॉलिसी को नहीं मानता है, ठीक है, या उसको प्रमोट नहीं करता। तो यानी कि ये कहना कि इंडिया अनप्रिंसिपल्ड है ये गलत है, पर वर्ल्ड ये कहता था कि इंडिया जो है ये अनप्रिंसिपल्ड है, ये वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट, ये वॉर को खत्म करने की कोशिश नहीं करता। दूसरा इसको कहते थे कि इंडिया जो है वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आप एक जगह टिके हुए हो, अपनी बात पे आप टिके हुए हो। इनकंसिस्टेंट होता है कि भाई कभी कहता तो कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है। एक जगह तो इंडिया कहता है कि भाई तुम जो ये अलायंस सिस्टम है इनके साथ मत मिलो, दूसरी ही तरफ इंडिया ने अगस्त 1971 में यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 420 ईयर्स, 20 साल तक के लिए उसने क्या साइन की? ट्रीटी साइन कर ली यूएसएसआर के साथ। अब वर्ल्ड कहने लग गया कि भाई इंडिया ने तो यूएसएसआर के साथ मिल गया, इंडिया ने तो यूएसए के अलायंस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन इंडिया ये कहता है कि नहीं, मैंने यूएसएसआर के अलायंस को ज्वाइन नहीं किया, मैं यूएसएसआर के साथ नहीं मिला, मैं अभी भी दोनों की तरफ हूँ, ये नहीं है कि मैंने किसी एक अलायंस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो वो कहता है कि मैंने ये ट्रीटी साइन की, क्योंकि अगर आपको एक डेट याद हो 1971 की वॉर जब पाकिस्तान के साथ हुई थी, जब बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई थी, उस टाइम पे इंडिया को यूएसएसआर का सपोर्ट लेना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया को मिलिट्री सपोर्ट चाहिए था। तो उसने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जिसमें अगर इंडिया को किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत होगी या किसी चीज की जरूरत होगी तो इंडिया जो है वो यूएसएसआर से मदद ले सकता है। तो इसलिए इंडिया ने अगस्त 1971 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी यूएसएसआर के साथ। लेकिन वर्ल्ड कहते हैं कि नहीं, इंडिया इनकंसिस्टेंट है, इंडिया कहता है कि भाई मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ, किसी अलायंस सिस्टम के साथ, ठीक है, यानी कि मैं इनको प्रमोट भी नहीं करता, दूसरी तरफ वो यूएसएसआर के साथ ट्रीटी कर रहा है। तो यानी कि ये चीज तो चलती रहती थी कि भाई इंडिया जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, अनप्रिंसिपल्ड है। तो ये था यहाँ पे यानी कि इंडियन कोल्ड वॉर में हमने बात की सबसे पहले कि इंडिया का 2-fold रिस्पॉन्स। इसको मैं रब कर देती हूँ। यानी कि देखो कोई भी टॉपिक है ना, उसको ना सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लोगे तो आप लोगों को इजी रहेगा उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमने पहले बात की 2-fold रिस्पॉन्स ऑफ इंडिया टूवर्ड्स कोल्ड वॉर, ठीक है। दूसरा हमने इंडियन पॉलिसीज के बारे में जाना। पॉलिसी यानी कि नेगेटिव नहीं है, पैसिव नहीं है, वो 3 पॉइंट। दूसरा हमने देखा कि इंडिया ने एक्टिवेट किया, इंडिया ट्राइड टू एक्टिवेट ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल भी और रीजनल भी, who were not the part of any alliance. फिर तीसरी यहाँ पे हमने बात की इंडिया के रियल इंटरेस्ट को कैसे नाम सर्व करता है। फिर चौथी हमने यहाँ पे बात की कि इंडिया को अनप्रिंसिपल्ड और इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। तो यही था इंडिया इन कोल्ड वॉर में। तो ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय।